उत्तर प्रदेश के मेरठ में उस वक्त कोहराम मच गया जब वहां के लोहिया नगर इलाके में दिन दहाड़े एक व्यक्ति को गोलियों से छलनी कर दिया गया। जिस व्यक्ति की हत्या की गई उनका नाम आदिल बताया गया। एक बदमाश ने उनके सीने पर पिस्तौल से एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। गोली मारने वाले बदमाश के साथ उसका एक साथी भी वहां मौजूद रहा, जो हत्या की पूरी घटना को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करता रहा। हत्या करने के बाद वो दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से भाग निकले। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। तुरंत आसपास रहने वाले लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी। जांच में पता चला कि 25 साल के आदिल मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और वो कपड़े बेचने का काम करते थे। उनके परिवार के मुताबिक वो 30 सितंबर की शाम को घर से निकले थे, लेकिन रात में घर नहीं लौटे। अगले दिन उनका शव एक ट्यूबवेल के पास मिला, जिसके बाद उनके परिवार में हाहाकार मच गया। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि हमजा नाम के लड़के और उसके साथियों ने मिलकर उनकी हत्या की। दावा किया गया कि पहले उन्हें शराब पिलाई गई और फिर बेसुध होने के बाद उन्हें गोली मार दी गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई ताकि किसी भी तरह आरोपियों तक पहुंचा जा सके। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े आदिल की गोली मारकर हत्या की गई, उसे देखकर लोग दहल गए। उनके सीने पर चंद सेकंड के अंदर एक बदमाश ने एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। शर्ट और जीन्स पहने आदिल एक ट्यूबवेल के पास जमीन पर बेसुध हालत में पड़े नजर आए। उनके पास एक बदमाश हाथ में पिस्तौल लेकर खड़ा दिखाई दिया, जबकि उसका एक साथी मोबाइल फोन से पूरी घटना को रिकॉर्ड करने में जुटा रहा। मोबाइल फोन चला रहे बदमाश का इशारा मिलते ही उसके साथी ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसने पहले उनके सीने पर 2 गोलियां मारी और फिर कुछ देर बाद उस बदमाश ने तीसरी गोली भी उनके सीने में उतार दी। पिस्तौल से गोली चलाने वाला बदमाश बेखौफ दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे उसने पहले से ही हत्या की पूरी तैयारी कर रखी थी। मेरठ के लोहिया नगर इलाके में हुई इस घटना की वजह से वहां सनसनी मच गई। पुलिस की जांच में पता चला कि 25 साल के वो व्यक्ति लिसाड़ी गेट थाना इलाके में रहते थे और कपड़े बेचने का काम करते थे। उनके परिवार वालों ने हमजा नाम के व्यक्ति और उनके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया। दावा किया गया कि पहले सबने मिलकर आदिल को शराब पिलाई और फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज पढ़ी गई। बरेली में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स का सख्त पहरा नजर आया। शहर की संवेदनशील जगहों पर पुलिस के साथ पीएसी के जवानों की भी तैनाती दिखी। पिछले हफ्ते बरेली में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। प्रशासन ने सभी जिलों के अधिकारियों को जुमे की नमाज के लिए सतर्कता बरतने की अपील की थी। बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर बवाल हुआ था। आरोप लगाया गया कि वहां मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से शहर के इस्लामिया इंटर कॉलेज के ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। पुलिस के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़कों पर इकट्ठा हुई थी और जबरन ग्राउंड में जाने की जिद पर अड़ गई थी। पुलिस ने बताया कि भीड़ को रोका गया तो उसमें शामिल कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और पथराव शुरू कर दिया था। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए तब लाठीचार्ज कर दिया था। बाद में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत कई लोगों को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बरेली में हिंसा की उस घटना के बाद पुलिस ने इस बार सख्ती बढ़ा दी और पूरा बरेली शहर तो किसी पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया। बरेली में जुमे के दिन सुरक्षा के लिए करीब 10,000 पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। डीएम और एसपी खुद सड़कों पर उतर आए। जुमे से एक रोज पहले ही बरेली शहर में दूसरी बार इंटरनेट बंद कर दिया गया। बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि पूरे शहर को जोन, सुपर जोन और सेक्टर में बांटकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। उन्होंने बताया कि ड्रोन के जरिए भी संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखी गई। कुछ ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ उपद्रवी तत्व के लोग हैं जो छतों पर ईंट पत्थर इकट्ठा कर आते हैं, तो ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है ये देखने के लिए कि कहीं ईंट पत्थर या इस टाइप की आपत्तिजनक चीज तो नहीं रखी गई है। जुमे की नमाज से पहले बरेली में पुलिस फोर्स और पीएससी के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। बरेली की 9 महला मस्जिद के पास कड़ी सुरक्षा नजर आई। पिछले हफ्ते जुमे के दिन 9 महला मस्जिद के पास ही हिंसा भड़की थी। इस मस्जिद के आसपास और इसके अलावा जितनी भी मस्जिद और संवेदनशील जगहें हैं वहां पर इसी तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बरेली की 9 महला मस्जिद के अलावा आला हजरत दरगाह, आजमनगर मस्जिद, शहदाना बली और बारादरी मस्जिद के आसपास भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात दिखी।
यानी आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर पिछले जुमे पर बरेली में जो कुछ हुआ था वैसा दोबारा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। जुमे से पहले प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। इसके बाद शहर की गलियों और मोहल्लों में इतनी फोर्स उतार दी गई कि हर तरफ बस वर्दी वाले ही नजर आए। पुलिस के मुताबिक एक टीम को कंट्रोल रूम में तैनात कर दिया गया, जिसे अलग अलग इलाकों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से आ रहे वीडियो पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई। पुलिस प्रशासन ने जुमे की नमाज से पहले बरेली के मौलानाओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत की। मस्जिदों के मौलानाओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घर जाने की अपील की। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बरेली में हिंसा भड़काने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन के सुरक्षा इंतजाम की तारीफ भी की। जुमे को लेकर पूरे बरेली को हाई अलर्ट पर रखा गया। 10,000 पुलिसकर्मियों, पीएसी और आरएएफ के जवानों को सुरक्षा के मोर्चे पर तैनात कर दिया गया। कई इलाकों में लगातार ड्रोन आसमान में उड़ते दिखाई दिए। मतलब बरेली में जुमे पर ऐसे सुरक्षा इंतजाम नजर आए जिससे परिंदा भी पर न मार सके। शहर का माहौल न बिगड़े, इसलिए प्रशासन ने जुमे से एक रोज पहले ही इंटरनेट सेवाएं बंद करवा दी थी। प्रशासन ने बरेली जिले में मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाओं को जुमे से 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद तक बंद रखने का आदेश दे दिया था। पुलिस प्रशासन के साथ ही बरेली में मस्जिदों की तरफ से भी ऐलान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति नमाज के बाद शहर में कहीं भी भीड़ इकट्ठा न करे। पुलिस चौकस भी है, तमाम इंटेलिजेंस अलर्ट पर है। इसके अलावा आला हजरत खानदान की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है, अपील की गई है कि नमाज के बाद सीधे अपने घरों को जाएं, किसी तरह का कोई मजमा या भीड़ इकट्ठी ना करें। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। बरेली के कोने कोने में तैनात पुलिस फोर्स की सख्ती और मस्जिदों से किए गए ऐलान का असर दिखा। जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंचे मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पिछले हफ्ते हुई हिंसा पर दुख जताया। हालांकि उन्होंने इशारों ही इशारों में तौकीर रजा पर निशाना साधा। कोई ये नई बात नहीं है। कुछ गुज़श्ता सालों में अगर आप देखेंगे तो न जाने किस तरीके से उन्होंने तमाम हालात को उत्पन्न किया, कशीदगी पैदा की। मौलाना तौकीर रजा पर 26 सितंबर को जुमे की नमाज पढ़ने इकट्ठा हुई भीड़ को भड़काने का आरोप लगाया गया था। बाद में पुलिस ने तौकीर रजा समेत कई लोगों के खिलाफ कुल 10 एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने हिंसा मामले में 200 लोगों के खिलाफ नामजद मामले दर्ज किए थे। उनमें 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिए गए। और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के संभल में जुमे की नमाज के बाद राया बुजुर्ग गांव में मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग खुद ही मस्जिद की दीवार तोड़ने में जुट गए। प्रशासन ने सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद को तोड़ने के लिए 4 दिन का समय दिया था। हुआ यह कि कोर्ट के आदेश के बाद संभल प्रशासन बुलडोजर लेकर सरकारी तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद और एक मैरिज हॉल को तोड़ने पहुंच गया। प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर मैरिज हॉल को तोड़ भी दिया था। इसके बाद मस्जिद के एक हिस्से को भी गिरा दिया गया। लेकिन बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि वो उन्हें 4 दिन की मोहलत दें ताकि वो खुद ही मस्जिद को अपने तरीके से हटा सकें। प्रशासन ने उनकी बात मान ली और मस्जिद को 4 दिन के अंदर खुद तोड़ने की मोहलत मस्जिद कमेटी को दे दी। हालांकि इससे पहले अवैध मस्जिद को गिराने के लिए कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को 30 दिन का समय दिया था। लेकिन जब मस्जिद कमेटी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो प्रशासन ने मस्जिद और मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलवाने का फैसला कर लिया और सरकारी जमीन पर बने मैरिज हॉल को प्रशासन ने तोड़ भी दिया। संभल के राया बुजुर्ग गांव में बनी मस्जिद में करीब 300 लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उनमें कई लोग मस्जिद की दीवार को तोड़ने में जुट गए। किसी ने मस्जिद की बाउंड्री वॉल तोड़नी शुरू कर दी तो कोई दीवारों का प्लास्टर तोड़ता दिखा। इस समय संभल में राया बुजुर्ग इलाके में हम हैं, जहां पर गांव के बीचों बीच बनी एक मस्जिद के ढांचे को यहां पर गिराया जा रहा है। आप देखिए मस्जिद का जो बाहरी स्ट्रक्चर है इसको मस्जिद कमेटी के लोग खुद गिरा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक मस्जिद का निर्माण करीब 10 साल पहले राया बुजुर्ग गांव के ही एक मौलाना ने करवाया था। लेकिन जांच में पता चला कि 510 वर्ग मीटर की ये मस्जिद जिस जमीन पर बनी थी वो सरकारी तालाब की थी। राजस्व विभाग ने एक सर्वे के दौरान इसका पता लगाया था। यहाँ पर प्रशासन का कहना था कि अवैध अतिक्रमण से बनाई गई थी और ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन का जो हिस्सा है वो खाद बनाने के लिए इस्तेमाल होना था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मस्जिद कमेटी के लोग खुद इस स्ट्रक्चर को गिराने में यहाँ पर जुट गए हैं। राया बुजुर्ग गांव में मौजूद इस मस्जिद पर प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। मस्जिद कमेटी की तरफ से कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें मैरिज हॉल और मस्जिद को गिराने के सरकारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई। हालांकि अवैध मैरिज हॉल को प्रशासन पहले ही जमींदोज कर चुका है और मस्जिद को उससे जुड़े लोगों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। उधर यूपी के आजमगढ़ में एक मस्जिद की मीनार पर सऊदी अरब का झंडा लगाए जाने पर हंगामा हो गया।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक मस्जिद पर सऊदी अरब का झंडा लगाए जाने से हड़कंप मच गया। मामला अतरौलिया थाना क्षेत्र का रहा। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस ने उस झंडे को उतरवा दिया और उसे मस्जिद पर लगाने वालों की तलाश तेज कर दी। सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले नदीम नाम के व्यक्ति ने मुंबई से आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर विवादास्पद वीडियो जारी किया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। इस मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी। मुंबई में ही इसने वीडियो बनाई थी और बुढ़ाना में इसका मुकदमा लिखवा दिया गया है और इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है टीमें गठित कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में मामूली बात पर शुरू हुए झगड़े में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि वहां बड़ौद थाना क्षेत्र में एक कार ने एक लड़की को हल्की सी टक्कर मार दी। इसी बात पर भड़के लड़की के परिवार वालों ने कार चला रहे व्यक्ति की पिटाई कर दी। जानकारी मिलने पर कार ड्राइवर के जानने वाले भी वहां पहुंच गए। इसके बाद तो दोनों गुटों में भयंकर लड़ाई हो गई। उधर दावा किया गया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने गोलियां बरसाकर 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। वो सभी पीओके के अलग अलग शहरों में पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वहां के मुजफ्फराबाद, कोटली और मीरपुर समेत तमाम शहरों में विद्रोह की चिंगारी धीरे धीरे विकराल आग में बदल गई। मुजफ्फराबाद में पीओके के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शनकारी पहुंचे, क्योंकि पीओके में इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे JKAAC यानी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी नाम के संगठन ने लोगों से मुजफ्फराबाद पहुंचने की अपील की थी। इसके बाद मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना के जवान घिरते चले गए। प्रदर्शनकारियों की बढ़ती भीड़ पर काबू पाने के लिए पाकिस्तानी सेना के जवानों ने गोलीबारी की और अंधाधुंध आंसू गैस के गोले दागे। इसी गोलीबारी में करीब 50 लोगों की जान जाने का दावा किया गया। पाकिस्तानी सेना को उम्मीद थी कि गोलियों के डर से प्रदर्शन कर रही भीड़ पीछे हट जाएगी, लेकिन प्रदर्शनकारियों की जान जाने से यह विद्रोह और भड़क गया। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जिनकी जान इस दौरान गई, उन्हें पीओके के लोगों ने शहीदों की तरह अंतिम विदाई दी। क्योंकि पाकिस्तान की सेना और सरकार पर यह आरोप लगे कि उसने अपने कब्जे वाले कश्मीर में जारी आंदोलनों को दबाने के लिए 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गोलियों से छलनी कर दिया। वहां पिछले कुछ दिनों से विद्रोह की आग लगातार बढ़ती जा रही है। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली, मुजफ्फराबाद और मीरपुर समेत कई शहरों में आजादी की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना ने कहर बरपा दिया। मुजफ्फराबाद में तो प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। उन पर गोलियां चलाई गईं, जिससे करीब 50 लोगों की मौत हो जाने की खबरें सामने आईं। इस बवाल के बाद पीओके के कई शहरों में विद्रोह और भड़क गया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर मुजफ्फराबाद में दिखा। इस प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले JKAAC यानी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी नाम के संगठन ने पीओके के अलग अलग शहरों के लोगों से मुजफ्फराबाद पहुंचने की अपील की थी, जिसके बाद जत्थों के जत्थे उस तरफ बढ़ चले। और फिर देखते ही देखते कोटली और मीरपुर समेत पीओके के कई शहरों से प्रदर्शनकारियों की भीड़ मुजफ्फराबाद में जुटनी शुरू हो गई। इससे बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने वहां लगातार आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों पर जितनी हो सकती थी उतनी सख्ती बरती गई, लेकिन उनका हौसला भी टस से मस नहीं हुआ। गोलीबारी में उनके साथियों की जान जाने से उनका पारा और चढ़ गया। इसके बाद तो मुजफ्फराबाद की सड़कों पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें घेर लीं और वहीं धरने पर बैठ गए। शहर के मुख्य चौराहों पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया, तो पाकिस्तानी पुलिस ने दूसरे रास्तों से गुजर रहे उनके साथियों को दबोचना शुरू कर दिया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें पाकिस्तानी पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मारते पीटते हुए गाड़ियों में बैठाकर अपने साथ ले गए। मतलब मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। वहां बेतहाशा फायरिंग हुई। मुजफ्फराबाद में मौजूद पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोलों की झड़ी लगा दी। पुल के एक तरफ पुलिस और सेना के जवान थे, तो दूसरी तरफ हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी। जैसे जैसे सेना और पुलिस ने सख्ती दिखाई, प्रदर्शनकारियों का जोश भी बढ़ता चला गया। वहां एक चौराहे पर जुटे हजारों लोग पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए। उन्होंने गोलीबारी में मारे गए अपने साथियों की मौत के लिए पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार ठहराया। फायरिंग कर दी, लानत है तुम पे। मुजफ्फराबाद के कई हिस्सों में पाकिस्तानी पुलिस और सेना के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। पुलिस और सेना के जवान उन लड़कों को मारते पीटते पुलिस की गाड़ियों में बैठाकर अपने साथ ले गए। रियासत जो है हमारे नौजवानों के ऊपर न सिर्फ FIR कर रही है, बल्कि उनको उठाकर पाबंदी सलासल किया जा रहा है।
कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत और कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद तो मुजफ्फराबाद में बवाल और बढ़ गया। और फिर तो भीड़ ने मानो आपा खो दिया। मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन कर रहे लोग गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बल की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ कर दी। पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवानों को खदेड़ दिया, उन्हें बुरी तरह पीटा और उनसे अपने साथियों की मौत का बदला लिया। प्रदर्शनकारी इस बात से बुरी तरह बौखला गए कि पाकिस्तानी सेना ने उनके कई साथियों की गोली मारकर जान ले ली। इसके बाद मारे गए प्रदर्शनकारियों की अंतिम यात्रा में हजारों लोग उमड़ पड़े। उनके ताबूतों पर झंडे लपेटकर उन्हें शहीदों की तरह विदाई दी गई। इस दौरान हजारों लोग उनकी शोक सभा में उनके लिए प्रार्थना करने पहुंचे। इसके बाद तो मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने कम होने का नाम ही नहीं लिया। पीओके के कई शहरों से वहां प्रदर्शनकारी पहुंचे। इससे मुजफ्फराबाद में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों की मुश्किल और बढ़ गई, क्योंकि मुजफ्फराबाद में मौजूद गुस्से से बौखलाई भीड़ ने वहां मौजूद पाकिस्तानी सेना के जवानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। कई प्रदर्शनकारी खंभों पर चढ़ गए और उन्होंने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे उखाड़ दिए। ये वही कैमरे थे जिनके जरिए पाकिस्तानी सेना और पुलिस उन पर नजर रख रही थी। इस दौरान जिन प्रदर्शनकारियों की जान चली गई, उनकी अंतिम यात्रा के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुजफ्फराबाद में गोलीबारी में जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारियों को झंडों में लपेटकर उन्हें विदाई दी गई। वो वहाँ पे आए और उन्होंने हमारे पंडाल के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की, जिसके एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। हम उसकी वजह से हमारा एक नौजवान शहीद हो गया। मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों की जान जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैली और इस आग की जद में पीओके के कई शहर आ गए। रावलाकोट और कोटली से सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद की तरफ कूच कर दिया। गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से और यहां तक कि पैदल भी लोग मुजफ्फराबाद पहुंचने लगे। मुजफ्फराबाद की सीमा पर लोगों का तांता लग गया। मतलब मुजफ्फराबाद के अंदर तो जो बवाल हुआ सो हुआ, दूसरे शहरों से भी लोग वहां पहुंचने लगे और पाकिस्तानी सेना बीच में फंस गई। क्योंकि पाकिस्तानी सेना के जवान इस कोशिश में थे कि मुजफ्फराबाद पहुंच रहे लोगों को किसी भी तरह रोक दिया जाए, लेकिन तब भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि वहां मौजूद सैनिकों के हाथ पैर फूल गए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार ने पीओके से आ रही खबरों को दबाने में अपनी ताकत लगा दी। आरोप लगाया गया कि पाकिस्तान के जिन अखबारों या सोशल मीडिया वेबसाइट पर पीओके की खबरें छप रही थीं, उनसे जुड़े पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तानी पुलिस के जवान वहां के प्रेस क्लब में घुस गए। उन्होंने वहां मौजूद कई लोगों को बुरी तरह पीटा। पाकिस्तानी पत्रकारों ने आरोप लगाया कि सरकार ने पीओके की खबरें छापने की वजह से उनके साथ मारपीट की। हालांकि पाकिस्तानी पुलिस ने दलील दी कि प्रेस क्लब के अंदर पीओके के कई प्रदर्शनकारी मौजूद थे और पुलिस वाले उन्हें पकड़ने गए थे। इस दौरान जब पत्रकारों ने बवाल किया तो उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि इस्लामाबाद के कई पत्रकारों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार ने पीओके से आ रही खबरों को दबाने के लिए उन पर यह कार्रवाई की। पाकिस्तानी पुलिस ने जब राजधानी इस्लामाबाद के प्रेस क्लब पर धावा बोला तो वहां अफरा तफरी मच गई। आरोप लगाया गया कि इस्लामाबाद से चलाए जाने वाले कई चैनल और वेबसाइट पीओके की खबरें दिखा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने प्रेस क्लब में घुसकर कई पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पाकिस्तानी पुलिस ने दलील दी कि पीओके के कई प्रदर्शनकारी वहां छिपे हुए थे, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस के जवानों ने प्रेस क्लब में तलाशी ली। इस दौरान जिन लोगों ने पुलिस वालों का विरोध किया, उन पर तो पाकिस्तानी पुलिस के जवान चढ़ गए। उनमें एक आदमी की पुलिस वालों ने गर्दन दबोची और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उस पर डंडों की बारिश कर दी। कई पत्रकारों ने पुलिस के इस रवैये का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी पुलिस वालों ने उन पर लाठियां भांज दी। इसके बाद इस्लामाबाद की पुलिस कई लोगों को वहां से उठाकर भी ले गई। उन्हें जबरन पुलिस की गाड़ियों में बैठाया गया और फिर ले जाकर जेलों में ठूंस दिया गया। और न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान के कराची में भी इसका विरोध जताया गया। पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह पीओके में बर्बरता की, उसके खिलाफ कराची में भी एक रैली निकाली गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सेना के जवानों से मिलने पहुंच गए। ये वही जवान हैं जो पीओके में तैनात थे। बताया गया कि पीओके के प्रदर्शन को कुचलने के लिए उन जवानों को प्रदर्शनकारियों ने बुरी तरह पीटा था। उनमें कईयों की तो हड्डी पसली तक टूट गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए इस्लामाबाद में भर्ती करवाया गया। इस सबके बीच पीओके के प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना और पुलिस का जमकर मजाक भी उड़ाया। कुछ प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी जवानों की वर्दियां 10-10 रुपए में बेचते नजर आए। उन लोगों ने सैनिकों की वर्दी, उनके हेलमेट, बाकी सामान की बोली लगाकर पाकिस्तानी सेना और पुलिस का मजाक उड़ाया। मतलब पीओके में विद्रोह को कुचलने गई पाकिस्तानी सेना अपने ही घर में घिर गई।
क्योंकि विरोध की ये आग सिर्फ पीओके तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर पाकिस्तान के शहरों में भी दिखा। पाकिस्तान के कराची में एक बड़ी रैली निकाली गई, जहां लोग पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का विरोध करते नजर आए। कराची के इस प्रदर्शन में पीओके के कई लोग भी शामिल रहे, जिन्होंने पाकिस्तानी सरकार से ये अपील की कि वो उनकी मांगें पूरी करे। जेन्युइन जो हमारे डिमांड्स हैं, मुतालबात हैं, उनको पूरा किया जाए। हमारी यही अपील है। इसी सिलसिले में आज पूरी कश्मीर कम्युनिटी यहाँ पे जमा है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार के गृह मंत्री मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारियों के बजाय पाकिस्तानी सेना और पुलिस के घायल जवानों से मिलते नजर आए। बताया गया कि ये वो जवान हैं जो पीओके में हुई झड़पों में घायल हुए। उन्हें इलाज के लिए इस्लामाबाद में भर्ती करवाया गया, जहां पाकिस्तानी सरकार के मंत्री उनसे मिलने पहुंचे। दूसरी तरफ पीओके में पाकिस्तान की इसी सेना और पुलिस का वहां के लोगों ने जबरदस्त मजाक बनाया। वहां कुछ लोग पाकिस्तानी सैनिकों और पुलिस वालों की वर्दियां 10-10 रुपए में बेचते दिखे। ये 10 रुपये 10 रुपये 50 दावा किया गया कि वहां पाकिस्तानी जवानों को लोगों ने बुरी तरह पीटा, उनकी वर्दी उतरवा ली और उन्हीं वर्दियों को कौड़ियों के भाव बेचकर वो लोग पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाते नजर आए। और पाकिस्तान की इस बर्बर कार्रवाई का पीओके के कई नेताओं ने विरोध जताया। पीओके की राजनीतिक पार्टी यूकेपीएनपी यानी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के नेता जमील मकसूद ने तो ये तक कह दिया कि पीओके के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं हैं और वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सरकार ने न सिर्फ पीओके बल्कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे अपने प्रांतों के लोगों के साथ भी सौतेला व्यवहार कर रखा है। इसके अलावा भारत सरकार ने भी पीओके में पाकिस्तान की इस कार्रवाई का विरोध जताया। भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान ने कश्मीर के उस इलाके पर कब्जा कर वहां के लोगों का शोषण किया। मतलब पाकिस्तान इस मुद्दे पर राजनीतिक तौर पर भी घिरता नजर आया। पीओके की राजनीतिक पार्टी यूकेपीएनपी यानी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के नेता जमील मकसूद ने भी पाकिस्तान की इस बर्बर कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर पीओके में अंधाधुंध गोलियां बरसाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। मेजर एस्पिरेशन एंड विजन विल ऑफ द पीपल इन ऑल दीज रीजन्स आर टू रीयूनाइट विद एर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहीं इस मामले में भारत सरकार भी पैनी नजर बनाए हुए। विदेश मंत्रालय ने फिर एक बार साफ कर दिया कि कश्मीर के उस हिस्से पर पाकिस्तान जबरन कब्जा करके बैठा है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने यह आरोप भी लगाया कि पाकिस्तानी सेना और सरकार ने पीओके के संसाधनों को अपने कब्जे में लेकर वहां के लोगों को ठगने का काम किया और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के सामने कुल 38 मांगे रखी थी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उन 38 की 38 मांगों को पूरा नहीं किया जाता, पीओके में प्रदर्शन जारी रहेंगे। और इस सब के बीच आतंकी संगठन टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में वहां की सेना के नौजवानों को ढेर करने का वीडियो जारी कर पाकिस्तान को खुली चुनौती दे डाली। उस वीडियो में दिखा कि टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किस तरह पाकिस्तान के उन सैनिकों को एक ही झटके में मार गिराया। टीटीपी के लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया था। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना का काफिला जिस रास्ते से जाने वाला था, उस रास्ते पर पहले ही बारूद बिछा दिया गया था। इसके बाद टीटीपी के लड़ाकों ने इंतजार किया और जैसे ही पाकिस्तानी सैनिकों का काफिला पहुंचा, उन्होंने जबरदस्त धमाका कर दिया। विस्फोट होते ही पाकिस्तानी जवानों को ले जा रहा एक ट्रक पलक झपकते ही बर्बाद हो गया। उस ट्रक में करीब 20 सैनिक मौजूद थे और हमले में 9 पाकिस्तानी सैनिकों की वहीं मौत हो गई। और उसी खौफनाक हमले का वीडियो जारी कर टीटीपी ने एक बार फिर पाकिस्तान को ललकारा। पाकिस्तानी सेना के जिस काफिले पर हमला किया गया वो एक पहाड़ी इलाके से गुजरता दिखा। रास्ते पर एक एक कर कई ट्रक चलते नजर आए, जबकि उसी रास्ते पर टीटीपी ने पहले ही बारूद बिछा दिया था। पाकिस्तानी सेना का पहला ट्रक सही सलामत आगे चला गया। उसके पीछे वाले ट्रक में सैनिक बैठे थे। वो ट्रक जैसे ही बारूद के पास पहुंचा, टीटीपी के लड़ाकों ने रिमोट कंट्रोल की मदद से दूर से ही धमाका कर दिया। विस्फोट होते ही वो ट्रक किसी खिलौने की तरह हवा में उछल गया। ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि पाकिस्तानी सैनिकों से भरे उस ट्रक के पुर्जे अलग हो गए। हर तरफ धूल फैल गई। यह हमला 30 सितंबर को पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दक्षिणी वजीरिस्तान जिले में किया गया था।
उस हमले में 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। टीटीपी के लड़ाकों ने इस हमले से करीब 15 दिन पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में 13 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इधर छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी बाबा चैतन्यानंद को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी बाबा चैतन्यानंद को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। आरोपी बाबा की तरफ से जेल में सन्यासियों वाले कपड़े, अलग खाना और दवा देने की मांग की गई। इस पर सुनवाई को कोर्ट ने शनिवार तक टाल दिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। बताया गया कि परिवहन मंत्री एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और भारी बारिश की वजह से वहां इतना कीचड़ हो गया कि गाड़ी फंस गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने धक्का देकर गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाला। लखनऊ में एक तेज रफ्तार कार ने एक स्कूल वैन को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूल वैन में बैठे कई छात्र घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में पुलिस ने कार में बैठे 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लोगों की भीड़ ने एक व्यक्ति की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। लोगों को शक था कि वो व्यक्ति चोर है। इसी वजह से लोगों ने उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। बेल्ट और डंडों से उनकी पिटाई की गई। वो लोग उन्हें अधमरा होने तक पीटते रहे। पुलिस के मुताबिक मारपीट के बाद लोगों ने उस व्यक्ति को रेलवे ट्रैक के किनारे छोड़ दिया, जहां उनकी मौत हो गई। उनके पूरे शरीर पर चोट के निशान मिले। इस मामले में पुलिस ने मारपीट करने के आरोप में 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। मरने वाले व्यक्ति की पहचान 38 साल के हरिओम के तौर पर हुई। वो यूपी के ही फतेहपुर जिले के रहने वाले थे और मानसिक रूप से कमजोर बताए गए। जांच में पता चला कि उनकी पत्नी रायबरेली के ऊंचाहार थाना इलाके में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में सफाई कर्मचारी हैं। पुलिस के मुताबिक वो व्यक्ति अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे। उसी दौरान रात के वक्त गांव के कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद उन लोगों ने उनसे पूछताछ शुरू की, लेकिन लोगों के पूछने पर वो ठीक तरह से सवालों के जवाब नहीं दे पाए और दावा किया गया कि इसी वजह से गांव के लोगों ने उन्हें चोर समझ लिया और फिर उनकी बुरी तरह पिटाई शुरू कर दी। रात के अंधेरे में एक आदमी हरिओम पर धनाधन बेल्ट चलाता नजर आया। वो बिना रुके उन्हें पीटता रहा। इस दौरान वहां कई लोग खड़े रहे, लेकिन किसी ने भी बेल्ट चला रहे उस आदमी को रोकने की कोशिश नहीं की। पहले उन्हें बेल्ट से पीटा गया और फिर आसपास खड़े लोग उन पर थप्पड़ों की बारिश करने लग गए। लोगों की भीड़ उन्हें घेर कर खड़ी रही। कई लोग उनसे सवाल जवाब करते रहे। बीच बीच में वो लोग गालियां देने के साथ उन्हें मारते भी रहे। फिर नीचे मत करना, फिर नीचे मत। उस व्यक्ति को खंबे से बांधकर भी पीटा गया। दावा किया गया कि मारपीट के बाद भीड़ ने उन्हें अधमरी हालत में रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस की जांच में पता चला कि 38 साल के हरिओम फतेहपुर जिले के रहने वाले थे और उनकी पत्नी रायबरेली के ऊंचाहार में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में सफाई कर्मचारी हैं। दावा किया गया कि वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए ऊंचाहार जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में रात के वक्त लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। उनसे पूछताछ शुरू की गई और जब वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए तो लोगों ने उन्हें चोर समझकर पीटना शुरू कर दिया। सभी 6 अभियुक्त जो दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, उनकी शिनाख्त कर करके उनको पुलिस हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक हरिओम मानसिक रूप से कमजोर थे और इसी वजह से वो लोगों के सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पाए थे। दावा किया गया कि इसी वजह से लोगों ने उन्हें चोर समझ लिया और उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें उनकी जान चली गई। ऐसे राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक दहशत फैल गई। स्वास्थ्य विभाग पर भी लापरवाही के आरोप लगाए गए, क्योंकि दावा किया गया कि राजस्थान में जिस फार्मा कंपनी का कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई, 2 साल पहले उस कंपनी की कई दवाओं के सैंपल जांच में फेल हो गए थे। यही नहीं, दावा तो यहां तक किया गया कि जो कफ सिरप बच्चों को दिया गया था, उसका भी एक सैंपल इसी साल फरवरी महीने में जांच के दौरान खराब क्वालिटी का पाया गया था। लेकिन आरोप लगा कि इसके बाद भी सरकारी अस्पतालों में मिलने वाले उस कफ सिरप पर रोक नहीं लगाई गई। खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत के दावों के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सामने आए। वहां 24 घंटे के अंदर 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि बीते 3 हफ्ते में वहां 9 मासूमों की जान जा चुकी है। इन घटनाओं से छिंदवाड़ा समेत पूरे मध्य प्रदेश में हंगामा मच गया। प्रशासन ने फौरन जांच शुरू कर दी। वहां भी जिस फार्मा कंपनी की दवा पीने से बच्चों की मौत होने की बात कही गई, उसके गोदाम में छापेमारी की गई। ड्रग्स कंट्रोल विभाग की टीम ने वहां से कफ सिरप के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की ही तरह राजस्थान के सीकर समेत कई जिलों में कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आए। वहां 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और दावा किया गया कि उन सब की जान कफ सिरप पीने के बाद ही गई। बच्चों के परिवार वालों ने बताया कि खांसी जुकाम होने के बाद वो बच्चों के लिए सरकारी अस्पताल से कफ सिरप लाए थे।
आरोप लगा कि उसे पिलाने के बाद ही बच्चों ने दम तोड़ा। राजस्थान के सीकर में 4 साल के नित्यांश नाम के बच्चे की मौत के बाद उसका परिवार सदमे में आ गया। न्यूज़ 18 की टीम बच्चे के घर पहुंची तो उसकी मां बातचीत करते करते बेहोश हो गई। और बेहोश होने से पहले उन्होंने प्रार्थना की कि जैसा नित्यांश के साथ हुआ वैसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि किसी और का बच्चा ना जाए। मेरा तो जो चल गया वो चला गया, लेकिन किसी और का ना जाए। 4 साल के नित्यांश की मां ने दावा किया कि उसकी मौत खांसी वाली दवा यानी कफ सिरप पीने के बाद हुई। न्यूज़ 18 की टीम से बात करते वक्त उनकी आंखों से आंसू छलक गए। इसके कुछ देर बाद ही वो बेहोश हो गई। उनके परिवार ने उस दवा कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जिसका कफ सिरप पीने से बच्चे की मौत हुई। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो जहर बांट रहा है, दवाई नहीं बांट रहा, वो जहर बांट रहा है प्रदेश में। नित्यांश के परिवार ने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। सर मिलीभगत होती है सर। इस पे जब बैन लग गया था, पिछली सरकार में इस पे बैन लगी, तो फिर अगली सरकार को इसको फिर से टेंडर देने की क्या जरूरत पड़ गई। राजस्थान में सीकर के अलावा भरतपुर और जयपुर में भी स्वास्थ्य केंद्रों से लाए गए कफ सिरप पीने के बाद कई बच्चों की मौत होने का दावा किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सामने आए। वहां बीते 25 दिन में 9 बच्चों की जान जा चुकी है। इन घटनाओं के बाद वहां ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने उस फार्मा कंपनी के ठिकाने पर छापा मारा जिसकी दवा पीने से बच्चों की मौत होने का दावा किया गया। इधर महाराष्ट्र के पुणे में लिफ्ट में फंसकर एक बच्चे की मौत हो गई। महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद एक हाउसिंग सोसाइटी में लिफ्ट में फंसने की वजह से 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी के मुताबिक वो बच्चा लिफ्ट और दीवार के बीच में फंसा हुआ था। बाद में किसी तरह बच्चे को निकाला गया। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। बताया गया कि दोनों बदमाशों की अपहरण और अवैध वसूली समेत कई मामलों में तलाश थी और दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में उनके छिपे होने की जानकारी मिली थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश का शव घर पहुंचने के बाद भारी बवाल हुआ। मारे गए बदमाश के परिवार वाले और ससुराल वाले शव ले जाने को लेकर आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हो गई। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी ने अपने पति की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत लेह में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले उन्होंने पीएम को एक चिट्ठी लिखकर सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग की थी। लेह में 24 सितंबर को सोनम वांगचुक के धरना प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। उधर राजस्थान के कोटा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रावण दहन के दौरान पटाखों की आवाज से एक हाथी अचानक बेकाबू हो गया। हाथी के बेकाबू होने के बाद वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए, क्योंकि वो हाथी पटाखों की आवाज सुनकर लोगों के बीच में ही इधर उधर भागने लग गया। उसने वहां लगाए गए बैरिकेड भी गिरा दिए। इसके बाद जान बचाने के लिए लोग वहां से भाग खड़े हुए। महिलाएं और बच्चे डर की वजह से चीखने चिल्लाने लग गए। हालांकि हाथी के बिदकने के बाद महावत ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बाद भी वो हाथी शांत नहीं हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस के जवानों ने लोगों को वहां से हटाना शुरू किया, क्योंकि डर यह था कि रावण दहन देखने आए लोग कहीं उस बेकाबू हाथी की चपेट में ना आ जाए। राहत की बात यह रही कि हाथी के भड़कने की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में किसी तरह महावत ने हाथी को शांत करा दिया। जिस वक्त हाथी बेकाबू हुआ उस वक्त मैदान में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। सभी लोग रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का दहन देखने आए थे। तभी मेघनाद के पुतले में आग लगाए जाने के बाद वहां आतिशबाजी शुरू हो गई। लेकिन मेघनाद के पुतले से होने वाली आतिशबाजी की आवाज सुनकर वहां खड़ा एक हाथी अचानक बिदक गया। वो हाथी लोगों के बीच में इधर उधर भागने लग गया। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। रावण दहन देखने गए लोग जान बचाने के लिए वहां से भागने लग गए। महिलाएं और बच्चे डर की वजह से चीखने लग गए। इस दौरान महावत ने हाथी को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बाद भी वो हाथी शांत नहीं हुआ। लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब हाथी ने वहां लगाए गए बैरिकेड गिराने शुरू कर दिए। हाथी के बेकाबू होने के बाद वहां मौजूद पुलिस के जवान तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। ये घटना तब हुई जब कोटा के दशहरा मैदान में हजारों की संख्या में लोग रावण दहन देखने पहुंचे। सबसे पहले मेघनाद के पुतले में आग लगाई गई, जिसके बाद वहां आतिशबाजी शुरू हो गई। तभी पटाखों की आवाज सुनकर वहां खड़ा हाथी बेकाबू हो गया। हालांकि थोड़ी देर बाद किसी तरह उस हाथी को शांत करवाया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इधर दिल्ली की जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान छात्रों के 2 गुटों में झड़प होने से तनाव बढ़ गया।
वहां दुर्गा विसर्जन और रावण दहन से पहले बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने शोभा यात्रा निकाली। इसके बाद उन्होंने रावण दहन के मौके पर दिल्ली दंगों के आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम के पुतले भी जलाए। लेकिन बवाल तब हो गया जब शोभा यात्रा के वक्त लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता भी पहुंच गए। उन्होंने शर्जील इमाम और उमर खालिद की तस्वीरों वाले पुतले देखे तो वो भड़क गए, विरोध करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने चप्पल जूते दिखाने शुरू कर दिए। इसके बाद तो एबीवीपी के कार्यकर्ता भी भड़क गए, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप लगा कि इसी बीच लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों से जुड़े लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद तो दोनों पक्षों में टकराव की नौबत आ गई। हालांकि पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करा दिया, लेकिन जेएनयू में हुए इस हंगामे से वहां तनाव बढ़ गया। क्योंकि दुर्गा विसर्जन और रावण दहन से पहले निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान एबीवीपी और लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों से जुड़े छात्र आमने सामने आ गए। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ताओं की शोभा यात्रा में सैकड़ों छात्रों की भीड़ दिखी। वो भगवा कपड़ों में नजर आए और तेज आवाज में गाने बजाते हुए देवी दुर्गा की प्रतिमा और रावण के पुतले के साथ रवाना हुए। बवाल इस बात पर हुआ कि रावण के पुतले पर उमर खालिद और शर्जील इमाम की भी फोटो लगाई गई थी। जेएनयू के छात्र रह चुके उमर खालिद और शर्जील इमाम पर दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों में शामिल रहने के आरोप हैं, लेकिन रावण के साथ उनकी तस्वीर लगाए जाने का विरोध शुरू हो गया। ये विरोध लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने किया। जो इनके नक्सली नेता है, नक्सल विचारधारा से पोषित करते हैं, उन सबके फोटो लगा के हमने नक्सल रूपी, अलगाववादी रूपी रावण का दहन किया। लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों से जुड़े लोगों ने एबीवीपी की शोभा यात्रा को चप्पल और जूते दिखाए। आरोप लगा कि उन्होंने पत्थरबाजी भी की। इसके बाद तो दोनों गुट भिड़ने को तैयार दिखे। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने हालात बिगड़ने से पहले ही मामले को शांत करा लिया। उधर बिहार के पूर्णिया में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। बिहार के पूर्णिया में विसर्जन के बाद घर लौटने के दौरान अचानक कुछ लोग वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पंजाब पुलिस ने दावा किया कि उसने बीएसएफ के साथ मिलकर अमृतसर और तरनतारण में कई अवैध हथियारों के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि इस दौरान भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किए गए। पंजाब की तरनतारण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने हरमीत सिंह संधू को अपना उम्मीदवार बनाया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनके नाम का ऐलान किया। कुछ महीने पहले ही हरमीत सिंह संधू अकाली दल छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उधर बिहार की राजधानी पटना में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे पैदल चल रहे 2 लोगों को उड़ा दिया। पहले उस बेकाबू कार ने एक व्यक्ति को पीछे से टक्कर मारी। कार की टक्कर से वो व्यक्ति हवा में उछलकर करीब 50 फीट दूर जा गिरे। इसके बाद उसी कार ने आगे जाकर एक महिला को भी सामने से टक्कर मार दी। बताया गया कि वो महिला घर से सब्जी लेने के लिए बाहर निकली थी। दोनों को टक्कर मारने के बाद वो कार वहां से भाग निकली। इस भयानक हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में आसपास रहने वाले लोगों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए ताकि किसी भी तरह कार के मालिक तक पहुंचा जा सके। हादसा पटना के श्री कृष्णपुरी थाना इलाके में हुआ। कार ने पहले जिस व्यक्ति को टक्कर मारी वो मोबाइल फोन पर बात करते हुए अपने काम पर जा रहे थे और उसी दौरान काले रंग की एक कार ने उन्हें पीछे से उड़ा दिया। कार की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि टक्कर की वजह से वो व्यक्ति हवा में उड़ते हुए करीब 50 फीट दूर जा गिरे। लेकिन उस व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद भी वो कार रुकी नहीं, बल्कि वहां से भाग निकली। आगे जाकर उसी कार ने एक महिला को सामने से टक्कर मार दी। वो महिला भी हवा में उड़ते हुए सड़क पर काफी दूर जा गिरी। इस हादसे के बाद आसपास रहने वाले लोग घायलों की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। आवाज सुनकर कुछ लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। पटना के श्री कृष्णपुरी थाना इलाके में हुई इस घटना की वजह से वहां कोहराम मच गया। आसपास रहने वाले लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि कार की स्पीड काफी तेज थी। कार ने पहले जिसे टक्कर मारी वो व्यक्ति हादसे के वक्त काम पर जा रहे थे। इस दौरान वो सड़क के किनारे फोन पर बात करते नजर आए। तभी पीछे से कार उन्हें उड़ाते हुए निकल गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने उस इलाके में मौजूद सीसीटीवी कैमरे भी खंगालने शुरू कर दिए ताकि किसी भी तरह कार चला रहे आदमी तक पहुंचा जा सके।
उधर मध्य प्रदेश के खंडवा में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली के गहरे तालाब में पलट जाने से 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोगों को बचा लिया गया, लेकिन तालाब में डूबने से उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक उस ट्रैक्टर ट्रॉली पर 35 से 40 लोग सवार थे। उस सभी देवी दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन करने तब पहुंचे तभी ये घटना हो गई। खबर मिलते ही प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू कर दिया। तालाब में डूबे लोगों को बचाने के लिए कई घंटों तक टीमें जुटी रहीं। इस काम में इलाके के कई लोगों ने भी प्रशासन की मदद की। दिल दहला देने वाली ये घटना खंडवा के पंधाना थाना क्षेत्र के जामली गांव में हुई। बाद में जिले के डीएम भी घटना वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। उनके मुताबिक मूर्ति विसर्जन करने पहुंचे लोगों को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि तालाब बहुत गहरा है, इसलिए लोग ज्यादा आगे न जाएं। दावा किया गया कि इस चेतावनी के बावजूद ट्रैक्टर का ड्राइवर तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर काफी अंदर तक चला गया और इस वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। और खंडवा में हुई इस घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। राहत और बचाव की टीमों ने तालाब से एक एक कर कई शवों को बाहर निकाला। इसके साथ ही तालाब में डूबे कई लोगों की जान बचा ली गई। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। घायलों की हालत ऐसी थी कि लोगों ने स्ट्रेचर मिलने का भी इंतजार नहीं किया। उन्होंने एम्बुलेंस से खुद ही घायलों को निकाला और उन्हें लेकर दौड़ते हुए वार्ड में पहुंचे। अस्पताल के अंदर भी अफरा तफरी का माहौल दिखा। डॉक्टर और नर्स लगातार घायलों का इलाज करते नजर आए। इस बीच तालाब में डूबे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव की टीमें कई घंटों तक जुटी रहीं। इसके लिए गोताखोरों ने तालाब का चप्पा चप्पा छान मारा। जिले के डीएम के मुताबिक मूर्ति विसर्जन करने पहुंचे लोगों को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि तालाब बहुत गहरा है और इसीलिए वो लोग किनारे पर ही मूर्ति विसर्जित कर लौट आए। दावा किया गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर ने इस चेतावनी को नहीं माना। उनके द्वारा मना भी किया गया कि आगे पानी गहरा है, लेकिन कुछ युवा लोग अति उत्साह में थे, आगे भी चले गए और आगे जाकर ट्रॉली डिसबैलेंस होने से पलट गई। इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना पर दुख जताया और मरने वाले लोगों के परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। घटना खंडवा के पंधाना थाना क्षेत्र के जामली गांव में हुई। बताया गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर 35 से 40 लोग सवार थे। और खंडवा की ही तरह उत्तर प्रदेश के आगरा में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान एक गांव के 13 लड़के नदी में डूब गए। इस हादसे की खबर मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसा खेरागढ़ इलाके में हुआ। जिस किसी को भी इस हादसे की खबर मिली वो नदी की तरफ दौड़ पड़ा। हादसे की जानकारी मिलने पर उन लड़कों के घरों में तो कोहराम मच गया। उनके घर वाले रोते बिलखते नदी के किनारे पहुंच गए। गांव के लोगों ने पुलिस प्रशासन को हादसे की खबर दी। पुलिस वालों के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोरों की एक टीम वहां पहुंच गई। गोताखोरों ने नदी में डूबे लड़कों की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी देर में 6 लड़कों को नदी से बाहर निकाला गया। उनमें 5 की मौत हो चुकी थी, जबकि 1 की सांसें चल रही थी। बिना वक्त गंवाए उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस ने बताया नदी में मूर्ति विसर्जन के लिए तय किए गए घाट की जगह उन लड़कों ने नदी के दूसरे किनारे पर जाकर विसर्जन करने की कोशिश की, लेकिन नदी में पानी का बहाव तेज होने की वजह से उनका संतुलन बिगड़ गया और वो मूर्ति के साथ पानी में बह गए। मतलब थोड़ी सी लापरवाही से उनकी जान चली गई। पुलिस ने बताया कि नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे सभी लड़के खेरागढ़ इलाके के कुसियापुर गांव के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक वो लड़के उटंगन नदी में पहले से तय किए गए घाट पर मूर्ति विसर्जित न करके उससे आगे वाले घाट पर चले गए। हालांकि ये स्पॉट पुलिस ने चिन्हित नहीं किया था मूर्ति विसर्जन के लिए, लेकिन जबरन यहाँ पर आकर इन लोगों ने मूर्ति विसर्जन की थी। मूर्ति विसर्जन के लिए जो स्थान पुलिस के द्वारा बनाया गया था वो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर था। नदी की गहराई ज्यादा होने और पानी के बहाव की वजह से उनका संतुलन बिगड़ गया और सभी मूर्ति के साथ पानी में समा गए। 16 साल से लेकर 28 साल तक के थे, सब लोग समझदार थे। भगवान जाने उनके मन में क्या आ गया कि वो इतने गहरे पानी में चले गए, जबकि विसर्जन करके स्नान ही करना था। नदी में उनके डूबने की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। भारी संख्या में लोग उटंगन नदी के किनारे पहुंच गए। खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी गोताखोरों की एक टीम के साथ वहां पहुंचे। इटावा से एनडीआरएफ और पीएसी की टीमों को भी बुला लिया गया। गोताखोरों की मदद से नदी में तलाशी अभियान चलाया गया। कई घंटों की तलाश के बाद 6 लड़कों को नदी से निकाला गया। उनमें 5 की मौत हो चुकी थी। 1 को अस्पताल भेज दिया गया। गांव के लोगों के मुताबिक गांव के 40 से 50 लोग मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचे थे। उनके मुताबिक उन लड़कों को नदी में आगे जाने से रोका भी गया था, लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी थी।
इधर वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत के 3 बल्लेबाजों ने शतक बना लिया। पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत के 3 बल्लेबाजों ने शतक जड़े। भारत की पहली पारी में केएल राहुल 100 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने 125 रन बनाए। इनके अलावा रविंद्र जाडेजा भी 104 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 286 रन की बढ़त बना ली। भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 448 रन बनाए, जबकि पहली पारी में वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 162 रन पर ढेर हो गई थी। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया। उन्होंने 48 किलो भार वर्ग में स्नैच कैटेगरी में 84 किलोग्राम का वजन उठाया और क्लीन एंड जर्क में 115 किलो का। बड़ी खबर आई इजराइल से। इजराइल में इतिहास की किताबों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इजराइल के शहर हाइफा के मेयर ने बताया कि इतिहास की किताबों में दर्ज की गई भूल को सुधारने के लिए बदलाव करने का फैसला लिया गया है। उनके मुताबिक ये बदलाव हाइफा को ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे से आजाद कराने वाले इतिहास से जुड़ा होगा। सौभाग्य की एक बात यह कि खबर सुनिए आपने कि इजराइल में लोग कह रहे हैं कि वो अपनी किताबों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो दुरुस्त करेंगे। ये मत सोचना कि उनका इतिहास है वो जाने, वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। हम तो यहां अपने इतिहास से जूझ रहे हैं, क्योंकि वो जो इजराइल में करने जा रहे हैं उसका हमसे सीधा नाता है। और वो जो अपने बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं वो हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले ये तो जान लें कि वो है क्या। तो अभी जब ब्रिटेन ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी कुछ दिन पहले, तो कई लोगों ने इतिहास भी खंगाला कि ब्रिटेन का रोल क्या था इजराइल बनाने में, और इतने दिनों तक वो फिलिस्तीन को क्यों नहीं मान्यता दे रहा था। तो कहानी गई पिछली सदी में, क्योंकि कहानी यह है कि जहां अब इजराइल है वहां तुर्की का राज हुआ करता था। वो ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का हिस्सा था। तुर्कों का बहुत बड़ा साम्राज्य था ऑटोमन तुर्क साम्राज्य। तुर्की से लेकर पूरे अरब से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। उसी में यह इलाका भी था जहां आज इजराइल है। फिलिस्तीन कहते थे इलाके को, हालांकि कोई ऐसा नक्शा काटकर बॉर्डर बनाकर कोई देश नहीं था फिलिस्तीन, लेकिन यह इलाका भी तुर्क साम्राज्य के था और बंजर रेगिस्तान था। ज्यादातर तो तुर्क जागीरदार यहां अपनी मिल्कियत चलाते थे। फिर हो गई पहली वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध। उसमें ऑटोमन तुर्क जो थे वो थे जर्मनी के साथ, और ब्रिटेन था दूसरी तरफ। उस जंग में ब्रिटेन ने तुर्कों को हरा दिया था और उस फिलिस्तीन वाले इलाके पर जब कब्जा कर लिया था उसके बाद ही तो ब्रिटेन ने वहां दुनिया भर के यहूदियों को जमीनें देने की योजना शुरू की थी कि यहूदी यहां आकर बस जाएं। 1918 में जंग जीतने के बाद ब्रिटेन ने यह किया था, तभी तो वो इलाका आगे चलकर यहूदियों का देश ही बन गया। और आज तक फिलिस्तीनी वही तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि यहां पर बसाए गए ये और फिर वहां अपना देश ही बना लिया। अब आप कहोगे कि वो तो ठीक है, लेकिन इसका हमसे क्या मतलब। तो सुनिए इजराइल क्या करने जा रहा है अपनी किताबों में। जहां उसकी किताबों में यह पढ़ाया जाता था कि ब्रिटेन की फौज ने यह जमीन आजाद करवा कर दी जिस पर यहां पर आकर यहूदी बसे और इजराइल बना, वहां पर अब किताबों में यह पढ़ाया जाएगा कि भारतीय फौजियों ने यह जमीन आजाद करवा कर दी जहां पर यहूदी बस सके और इजराइल बन सका। वो क्यों? क्योंकि पहली वर्ल्ड वॉर में जो अंग्रेजों की सेना लड़ी थी उसमें कौन लड़े थे? भारतीय सैनिक ही तो लड़े थे। यह उसी जंग की कहानी है। भारतीय सैनिक थे ब्रिटिश सेना में, जिसको उसी जंग की कहानी है जिसको हमारे यहां भी लोग भूल चुके हैं। हाइफा की जंग भारतीय सैनिकों ने लड़ी थी। दिल्ली में 3 मूर्ति चौक से लोग गुजर जाते हैं। 3 मूर्ति भवन के बारे में शायद लोग जानते भी हैं कि वहां नेहरू रहा करते थे जब प्रधानमंत्री थे, अब वो म्यूजियम है। लेकिन वो 3 मूर्ति क्या है, वो 3 मूर्तियां किन की हैं, ये ज्यादा लोग नहीं जानते। वो 3 मूर्तियां उन्हीं फौजियों की याद में हैं जिन्होंने वो जमीन तुर्की से आजाद करवाई थी जहां आज इजराइल है। वो मूर्तियां 3 ही क्यों हैं उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अब तो इजराइल भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है कि भारतीय फौजियों का क्या रोल था उसके बनने में, तो आप भी तो जान लीजिए। ये उस भूली हुई जंग की कहानी है जो जानना सबके लिए जरूरी है। ये कहानी 1918 की है, जब दुनिया आग और धुएं में जल रही थी। पहला विश्व युद्ध हो रहा था, हर तरफ खून, मिट्टी, बारूद। दूर उन रेगिस्तानी पहाड़ों में भारत की धरती से गए कुछ घुड़सवार सैनिक इतिहास रचने वाले थे। ये हिंदुस्तान के साधारण परिवारों के लोग थे, रेगिस्तान और मैदानों के बेटे थे, जो आजादी की उम्मीद में ब्रिटिश झंडे तले लड़ रहे थे। उनकी कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, बल्कि एक नए देश इजराइल के जन्म की कहानी है।
इस कहानी ने दिल्ली की सड़कों से लेकर हाइफा की किताबों तक छाप छोड़ी है। 1918 में हिंदुस्तान आजाद नहीं था, ब्रिटिश राज था। जैसे कोई बड़ा शतरंज का खेल है, वहां अंग्रेज हिंदुस्तानियों को अपनी मोहरों की तरह इस्तेमाल करते थे। पहली वर्ल्ड वॉर हुई तो अंग्रेजों ने 10 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी सेना में भर्ती कर लिए। कुछ पैसे के लिए भर्ती हुए, कुछ रोमांच के लिए भर्ती हुए, कुछ बस जिंदा रहने के लिए भर्ती हुए, नौकरी कर रहे थे। 74,000 से ज्यादा शहीद हो गए ब्रिटेन के लिए लड़ते हुए, लेकिन उनके नाम रेत में लिखे निशान की तरह मिट गए। वैसे दिल्ली में इंडिया गेट पर उनमें कई के नाम जरूर लिखे हैं, इंडिया गेट पर नाम लिखे हैं, लेकिन बहुत से गुमनाम रह गए। उधर पश्चिम एशिया में दुश्मन था ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की से अरब तक फैला विशाल साम्राज्य जो जर्मनी का दोस्त था। उसके कब्जे में था हाइफा, जो आज इजराइल का हिस्सा है। लेकिन तब तुर्की का एक धूल भरा बंदरगाह था और वहां तैनात थी जर्मन मशीन गनें और तोपें। पहली वर्ल्ड वॉर में पहली बार बड़े पैमाने पर मशीन गन का इस्तेमाल हुआ था। जैसे अब ये ड्रोन की लड़ाई, सैटेलाइट की लड़ाई है ना, वो पहली मशीन गन की लड़ाई थी। और मशीन गन ने कई जंगों की बाजी पलट दी थी वर्ल्ड वॉर में। अंग्रेजों को हाइफा चाहिए था क्योंकि हाइफा बंदरगाह भूमध्य सागर में था और उसी रास्ते से तुर्की को यूरोप से यानी जर्मनी से सारा असला भी मिल रहा था। और अंग्रेजों की कैलकुलेशन यह थी कि अगर हाइफा पर कब्जा हो जाए तो समुद्र के उसके रास्ते इस पूरे इलाके में सेना की एंट्री हो सकती थी। यानी यह हाइफा बंदरगाह उनके लिए जिंदगी की डोर था, खाना, हथियार, जीत की राह था। लेकिन जर्मनी और तुर्की ने यहां मशीन गनें लगाई हुई थी और ब्रिटिश सेना ने यहां उतारे घुड़सवार सैनिक, भाले लिए हुए। 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड, उसमें थे लगभग 400 घुड़सवार जो भारत के 3 रजवाड़ों से आए थे, जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद। ये वो रियासतें थीं जिनके शासकों ने अपनी सेनाएं अंग्रेजों को दी थी। उन्हीं के ये घुड़सवार सैनिक थे और इनके लीडर थे मेजर दलपत सिंह, जोधपुर लैंसर्स के एक शांत ऊंचे कद के राजपूत योद्धा। उनके पास थे मराठा घोड़े, लंबे भाले, तलवारें, हिम्मत का जज्बा। न तोप न मशीन गन, बस घोड़े और दिलेरी। 23 सितंबर 1918 को हुक्म आया, हाइफा पर हमला कर दो। सामने थे 1500 ऑटोमन तुर्क और जर्मन सैनिक, माउंट कार्मल की चट्टानों में छिपे हुए 17 तोपों और मशीन गनों के साथ। नीचे नदी थी, दलदल जैसी। मशीन गन के सामने घोड़ों पर चढ़कर लड़ना मौत को बुलावा देने जैसा था। जंग के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन मेजर दलपत सिंह ने अपने जवानों को इकट्ठा किया, सबने अपनी पगड़ियां कसी, घोड़ों पर एड़ लगाई और शुरू हुई हाइफा की जंग। इतिहास की आखिरी घुड़सवारों से लड़ी गई जंग। सुबह गर्म थी, धुंध भरी। जोधपुर लैंसर्स नीली पगड़ियों में शहर के दक्षिण से आगे बढ़े। मशीन गन की गोलियां हवा में गूंजने लगी। दलपत ने देखा पहाड़ी पर दुश्मन की मुख्य तोपें थी, वो फायर करके हर चीज को चूर चूर कर रही थी। मेजर दलपत ने इशारा किया, हमला करो, और 2 टुकड़ियां यानी लगभग 200 घुड़सवार तोपों की तरफ दौड़े। घोड़ों की टापों ने जमीन हिला दी, धूल का गुबार उठा। तुर्की के सैनिक कॉन्फिडेंट थे। मशीन गनों के सामने घोड़े, उनको लगा ये कौन पागल हैं जो सिर्फ भालों से लड़ते हुए मौत के मुंह में आ रहे हैं। लैंसर्स गोलियों के तूफान में दौड़े, भाले तने हुए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो तोपों पर टूट पड़े घोड़ों के साथ। तलवारें चमकी, भाले चुभे। तुर्क सैनिक चीखते हुए भागे। दलपत खुद आगे थे, तलवार उठाए हुए, पर एक गोली ने उन्हें ढूंढ लिया। वो गिर गए, रेत खून से लाल हो गई। हाइफा का हीरो 42 साल की उम्र में चला गया, मगर उनके जवान नहीं रुके। मिनटों में उन्होंने तोपखाने पर कब्जा कर लिया, 30 बंदी बना लिए, 2 मशीन गनों पर कब्जा कर लिया, ऊंटों पर लदी तोपें हथिया ली। फिर पूर्व की दिशा से मैसूर लैंसर्स आए, हरी पगड़ियों में, दक्षिण भारत के शेर। उन्होंने ऑस्ट्रियाई तोपखाने को चुप करा दिया। फिर हैदराबाद लैंसर्स ने पीछे से मोर्चा संभाला, तलवारें निकालकर। वो हाइफा के दरवाजों पर टूट पड़े। तुर्क निशानची छतों से गोलियां चलाते रहे, धड़ धड़ मशीन गन से गोलियां चलाते रहे। औरतें, बच्चे डर कर दुबक गए, लेकिन लैंसर्स बाढ़ की तरह घुसे, तोपचियों को भाला मारा, दीवारें लांघी। सूरज ढलते ढलते जंग खत्म। हाइफा शहर उनके कब्जे में। 1350 बंदी बना लिए, उनमें 35 ऑटोमन तुर्क अफसर थे, 2 जर्मन थे, 17 तोपें, 11 मशीन गनें हथिया लीं, सिर्फ घोड़ों से, सिर्फ भालों से। मेजर दलपत सिंह का पार्थिव शरीर हीरो की तरह घर लाया गया था। इतिहासकार कहते हैं यह चमत्कार था। आधुनिक युद्ध में पहली बार घुड़सवारों ने एक किलेबंद शहर को जीता था, वो भी मशीन गन से जो लड़ रहा था। मिलिट्री इतिहास में दर्ज है हाइफा की जंग कि कैसे घोड़े पर भाले लिए हुए सैनिकों ने मशीन गन वाले सैनिकों को हराकर एक बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था।
ब्रिटिश जनरल एडमंड एलनबी ने लंदन संदेश भेजा कि इस पूरी जंग में इससे ज्यादा हैरत अंगेज हमला नहीं हुआ पूरी वर्ल्ड वॉर में। हाइफा पर कब्जा जंग का वो पड़ाव था जिसने पूरी जंग को मोड़ दिया। तुर्क टूट गए, उनका साम्राज्य बिखर गया और 2 महीने बाद उनको घुटने टेकने पड़े। इस हमले ने फिलिस्तीन में ब्रिटिश जहाजों को रास्ता दिया और उसी वजह से इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हो सका था। और यह सिर्फ ब्रिटिश सेना की जीत नहीं थी, यहीं से इजराइल बनने की कहानी शुरू हुई। ऑटोमन राज में फिलिस्तीन टुकड़ों में बटा हुआ था, कोई यहूदी देश नहीं था, बस तुर्क हाकिमों की जमीनों के टुकड़े थे। अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि वहां यहूदियों को बसने के लिए जमीनें दी जाएंगी। उनको युद्ध के लिए यहूदी समर्थन चाहिए था और तेल से भरे इलाके पर कब्जा चाहिए था, और हाइफा की जीत इस सब की चाबी थी। बंदरगाह खुला तो ब्रिटिश सैनिक लहरों की तरह आए और ऑटोमन तुर्कों को हटाया। यहूदी नेताओं ने मौका देखा और यूरोप से यहूदी शरणार्थी आए। उन्होंने जमीनें खरीदी, बस्तियां बनाई। हाइफा जैसे बंदरगाहों से उनके जहाज उतरे। लेकिन इतिहास में यह सब ब्रिटिश सेना की जीत के नाम पर दर्ज है। हिंदुस्तानी सिपाहियों को किसी ने याद नहीं किया, और उन सिपाहियों को भी तब नहीं पता था कि ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते हुए उन्होंने अनजाने में एक यहूदी वतन की राह खोल दी। लेकिन उन जाबाज घुड़सवारों ने अगर तोपों को और मशीन गनों को न हराया होता तो शायद तुर्क इतनी जल्दी न हारते, ब्रिटिश सेना का कब्जा और टलता। खैर, जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के शासकों ने 1922 में दिल्ली में एक स्मारक बनवाया। 3 मूर्ति, 3 कांस्य की मूर्तियां लैंसर्स की। लैंसर यानी भाले से वार करने वाला, लैंसर। अब 2025 में इजराइल में हाइफा में स्कूलों की किताबें बदल रही हैं। बच्चे पहले पढ़ते थे ब्रिटिश सेना ने उन्हें आजाद किया, अब पढ़ेंगे नहीं, वो जांबाज तो हिंदुस्तानी थे। मेजर दलपत सिंह की अगुवाई में लैंसर्स ने भाले और तलवारों से लोहा लिया था, मशीन गन से। ऐसी जंग जो मिलिट्री हिस्ट्री में कभी नहीं हुई कि घोड़े पर बैठे सैनिकों ने भालों से मशीन गन को हरा दिया हो। अब तो इजराइल में भी किताबों में पढ़ा रहे हैं, तो आप तो जान लो और आने वाली पीढ़ियों को भी बताना। बैटल ऑफ हाइफा, जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के लैंसर, 3 मूर्ति। 100 बात की एक बात। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने के लिए आसपास के कई शहरों से दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ गईं। आग लगने के बाद काला धुआं और ऊंची ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। पुतिन ने नरेंद्र मोदी को बुद्धिमान नेता बताया और उन्होंने अमेरिका के टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी के मुद्दे पर भारत के रुख का जिक्र करते हुए दावा किया कि भारत अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। Never accept any humiliation before anyone, and also I know Prime Minister Modi, he will never take any steps of the kind. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अक्टूबर को मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टामर से मुलाकात करेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री पहली बार मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान रक्षा और व्यापार समेत कई क्षेत्रों पर बातचीत होगी। उधर गाजा के लिए राहत का सामान ले जा रहे जहाजों को रोके जाने के खिलाफ दुनिया के कई देशों में हिंसक प्रदर्शन हो गए। यूरोप के देश स्पेन और उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको में भी इस घटना के विरोध में भारी बवाल हो गया। हजारों लोगों ने इजराइल के खिलाफ अपना उत्साह उतारा और वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हत्यारा बता दिया। इससे पहले इजराइल ने राहत सामग्री लेकर गाजा जा रहे करीब 40 जहाजों को भूमध्य सागर में ही रोक दिया था। इजराइल की नौसेना ने बीच समंदर में ही यह कार्रवाई की थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उन 40 जहाजों के बेड़े में राहत सामग्री के अलावा 37 देशों के सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता, शांति अभियान चलाने वाले एनजीओ के लोग और मानवाधिकार संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल थे। रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल की नौसेना ने सभी को हिरासत में लेकर अपने एक बंदरगाह पर पहुंचा दिया था। इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामा स्पेन में हुआ। वहां की राजधानी मैड्रिड में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों और पुलिस की जोरदार झड़प हो गई। हालात को संभालने के लिए पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले दाग दिए और प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन इस कार्रवाई पर भड़के लोगों ने वहां की पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। ये पूरा बवाल इजराइल की कार्रवाई के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हुआ। इस मुद्दे पर दुनिया के कई देशों ने इजराइल के खिलाफ नाराजगी जताई और इस घटना के विरोध में स्पेन में भी भारी बवाल हो गया। वहां की राजधानी मैड्रिड में इजराइल के विरोध में सड़कों पर उतरे लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर दी।
हालात बिगड़ते देख स्पेन की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरतनी शुरू की। उसने लोगों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के कई गोले दाग दिए। इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन प्रदर्शनकारी फिर भी नहीं हटे। उन्होंने पुलिस वालों का डटकर मुकाबला किया। बाद में कई प्रदर्शनकारियों को वहां की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में उतरे प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के खिलाफ जुलूस निकाला। उन्होंने गाजा में जारी हमले का विरोध करते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री को हत्यारा तक बता दिया। उनके हाथों में कुछ ऐसी तस्वीरें भी नजर आईं जिनमें बेंजामिन नेतन्याहू को जेल की सलाखों के पीछे दिखाया गया। इसके साथ ही वहां उनके खिलाफ जमकर नारे भी लगाए गए। स्पेन और फिलिस्तीन के झंडों के साथ पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने राहत सामग्री से भरे करीब 40 जहाजों को भूमध्य सागर में रोके जाने पर भी नाराजगी जताई। ये जहाज गाजा में लोगों की मदद के लिए भेजे जा रहे थे, लेकिन इजरायल की नौसेना ने गाजा पट्टी के तट से करीब 130 किलोमीटर दूर समंदर में ही उन्हें रोक दिया था। इधर आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आतंकी हमले की धमकी मिलने से सनसनी मच गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आतंकी हमले की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया और जगह जगह तलाशी अभियान चलाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक ईमेल के जरिए तिरुपति के 4 इलाकों में बम धमाकों की धमकी दी गई थी। हालांकि पुलिस के तलाशी अभियान में कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। आखिरी घंटे में हुई जोरदार खरीदारी से भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 223 अंक चढ़ा तो निफ्टी भी उछलकर 24,894 पर पहुंच गया। इसकी वजह से निवेशकों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। सबसे ज्यादा तेजी मेटल और पीएसयू बैंक सेक्टर के शेयरों में रही, जबकि फार्मा, रियल्टी और एफएमसीजी इंडेक्स गिरकर बंद हुए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जापान के परिवहन मंत्री के साथ सूरत बुलेट ट्रेन परियोजना का निरीक्षण किया। जापान के परिवहन मंत्री ने हाई स्पीड रेल साइट पर पहुंचकर निर्माण कार्य को करीब से देखा। उन्होंने काम की क्वालिटी और स्पीड की तारीफ की। मुंबई में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के दौरान अक्षय कुमार ने एक चौंकाने वाला पर्दाफाश किया। अक्षय कुमार ने बताया कि ऑनलाइन गेम खेलते वक्त उनकी बेटी से एक अजनबी आदमी ने अश्लील फोटो मांगी, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से स्कूलों में साइबर खतरों से बचने के लिए साइबर पीरियड रखने की अपील की। उधर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज के जेट गिराने वाले पाकिस्तान के दावों को वायुसेना प्रमुख ने मनोहर कहानियां बता दिया। भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के बाद वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने यह बयान दिया। उन्होंने जंग को लेकर पाकिस्तान के कई दावों को गलत बताया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 से 5 घातक लड़ाकू विमान गिरा दिए थे। एपी सिंह के मुताबिक तबाह किए गए लड़ाकू विमानों में अमेरिका में बने F-16 भी शामिल हो सकते हैं। वायुसेना प्रमुख के मुताबिक तीनों सेनाओं ने शानदार तालमेल के साथ इस ऑपरेशन को पूरा किया था। इस दौरान उन्होंने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खासतौर पर तारीफ की। एपी सिंह का यह बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस दावे के बाद आया जो उन्होंने कुछ रोज पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में किया था। शहबाज शरीफ ने झूठा दावा किया था कि पाकिस्तान की सेना ने भारत के कई फाइटर जेट मार गिराए थे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस खोखले दावे पर वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने तंज कस दिया। वो मनोहर कहानियां हैं, सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए। वायुसेना प्रमुख ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के किसी भी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा था। यही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ 4 दिन तक चली उस जंग में भारत के किसी भी एयरबेस को खरोंच तक नहीं आई थी। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में हुई भयंकर तबाही का भी जिक्र किया। एपी सिंह के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जो हमले किए थे उसमें पाकिस्तान के कई घातक लड़ाकू विमान तबाह हो गए थे। We have signs of one C-130 class of aircraft, one AEWC class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be F-16. एपी सिंह का ये बयान वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के बाद आया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का खास तौर पर जिक्र किया और इसे सेना की बड़ी ताकत बताया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर उसके कई आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था।